हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम कवर करेंगे, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, और जिसको जीके के साथ हम लोग कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जीके भी हम कंटिन्यू देखते जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई इनोवेशन हब ने सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया है? आरबीआई इनोवेशन हब ने सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है अमित कुमार, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ कांत, तीसरा ऑप्शन है अमित सक्सेना, चौथा ऑप्शन जो है आपका है विजया कुंद। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है अमित सक्सेना। अमित सक्सेना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमित सक्सेना इससे पहले एसबीआई में थे। ठीक है, और जो ये सीटीओ पद है इसका फुल फॉर्म है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है, एसबीआई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक आरबीआई वर्ड डाल दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखिए। आरबीआई जो है हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? इंडियन एक्ट 1935 उसके थ्रू होती है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। आरबीआई के बारे में कहा जाता है कि इसका लेखा वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष जो होता है लेखा वर्ष, और आरबीआई के लेखा वर्ष में अंतर है। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक है। ठीक है, 25वें गवर्नर की बात कर ली जाए कि वर्तमान में इसमें 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, जिनका नाम शक्तिकांत दास है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 से अपना प्रभार लिया हुआ है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात कर ली जाए आरबीआई में, तो वो थे सर सीडी देशमुख। अच्छा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो थे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक ही गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में महान भवानी राय का निधन हो गया, उनका संबंध है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, राजनीति। ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है फुटबॉल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भवानी राय के बारे में क्या है। तो भवानी राय ने सन 1966 में मोहन बागान में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मोहन बागान में एज आ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। संतोष ट्रॉफी उनकी टीम ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फुटबॉल की बात कर रहा है, तो फुटबॉल जो खेल का जन्म है वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ इंग्लैंड में। पहला फुटबॉल क्लब जो है वो है 1857 में शेफील्ड, इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, शेफील्ड, इंग्लैंड। ठीक है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो था वो था डलहौजी क्लब। ठीक है, विश्व में फुटबॉल की सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम फीफा है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। पहला विश्व कप जो है 1930 में उरुग्वे में खेला गया था, जिसमें विजेता भी उरुग्वे ही था। और ये जो विश्व कप का आयोजन है ये हर 4 साल के अंतर में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आयोजन नहीं किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदु मल्होत्रा को किस संस्था के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका डीडीसीए, दूसरा ऑप्शन है आपका बैंक एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है आपका आईडीआईसी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इंदु मल्होत्रा को जो है किस संस्था के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डीडीसीए। तो चलिए देख लेते हैं कि डीडीसीए के बारे में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। डीडीसीए का फुल फॉर्म होता है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो रोहन जेटली हैं। दिल्ली के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि दिल्ली के वर्तमान सीएम जो है केजरीवाल हैं। ठीक है, ये हो गई दिल्ली। दिल्ली का मैप देख लीजिए आप। ठीक है, ये दिल्ली और ये न्यू दिल्ली का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे न्यू दिल्ली है, ये पूरा जो है दिल्ली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें है क्या कि इसके जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? केजरीवाल है। ठीक है, और ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं कि भाई इसको महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। ठीक है, कवि चंदर बरदाई ने अपनी हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि तोमर राजा जो अनंगपाल थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, यह दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमर राजा अनंगपाल। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि कवि चंदर बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। ये पुरानी दिल्ली है और ये नई दिल्ली है। जिस नई दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, जो नई दिल्ली हमने मैप में देखा है, ये मैप में है नई दिल्ली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो होता क्या है कि सन 1911 में दिल्ली दरबार में नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ठीक है, उसके वास्तुकार जो थे एडविन लुटियस थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो हमने देखा कि DDCA क्या है, दिल्ली का थोड़ा सा हमने संक्षिप्त विवरण देखा। तो चलिए आगे चलते हैं। चूँकि इंदु मल्होत्रा का जिक्र आया हुआ है, तो इंदु मल्होत्रा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या थी। वो कानूनी वकील थी। ठीक है, कानूनी वकील मतलब सरकारी वकील थी वो दिल्ली में। ठीक है, इसीलिए उनका जो अभी नियुक्ति की गई है लोकपाल में की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये दिल्ली में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो किसको है? संसद को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान किस में निहित हैं? वो निहित है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की अधिकतम आयु जो होती है 65 वर्ष तक होती है। ठीक है, सर्वाधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे यशवंत विष्णु चंद्र चूर्ण, और सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश थे उनका नाम था कमल नारायण सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सब जगह से अगर हार जाते हो, सेशन कोर्ट से हार जाते हो, हाई कोर्ट से हार जाते हो, तो आप वहाँ पे जाके अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति का परामर्शदात्री जो है संस्था है। इट मीन्स अनुच्छेद 143 कहता है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ में परामर्श ले सकता है, लेकिन वह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 कहता है कि ये अभिलेखी न्यायालय है। इसका मतलब ये है कि इसके जजमेंट जो हैं बाकी न्यायालयों में एज अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो ये हो गया एक संक्षिप्त विवरण सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में FDI को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100। ठीक है, तो अभी हालिया में कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में FDI को क्या अनुमति दे दी? कितने प्रतिशत की? 100% की दे दी है। ठीक है, कैबिनेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिमंडल होगा, जो क्या करेगा? राष्ट्रपति की सलाहकारी और कार्यकारी संस्था होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 कहता है अनुच्छेद 74 के बारे में तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति की सलाहकारी होगी। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, बट अन्य जो मंत्री होंगे उसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर ही किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री जो होगा राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत रहेगा। वहीं पर अनुच्छेद 75(3) कहता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा और मंत्रिमंडल जो होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? कि राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक, अनुच्छेद 75(5) कहता है कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया तो उस कंडीशन में उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा, और यदि चुनाव नहीं जीत पाता तो उसे मंत्री पद से हटना होगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री जो होता है, जो कैबिनेट का मुख्य होता है, जो मंत्रिमंडल का मुख्य होता है, वो लोकसभा का प्रथम नेता होता है। और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र की स्थिति में कैबिनेट जो होती है स्वयं ही विघटित हो जाती है। दूरसंचार क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में संचार मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, आप ध्यान दीजिए कि एफडीआई को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ वर्ड है और क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। इसका जो है फुल फॉर्म जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अच्छा, एफडीआई दो प्रकार का होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि विदेश की जो कंपनियां हैं इसके द्वारा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा ये समझिए कि एफडीआई के थ्रू विदेशी कंपनियां जो हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं। अच्छा, एफडीआई दो प्रकार का होगा। पहला एफडीआई जो है वो उसका नाम है ग्रीनफील्ड निवेश। इसमें क्या होता है, दूसरे देश की कंपनी आती है और हमारे यहाँ कंपनी स्थापित करती है। जबकि दूसरा जो है एफडीआई का प्रकार है वो है पोर्टफोलियो निवेश। इसमें क्या होता है कि विदेशी कंपनी जो होती है वो शेयर खरीदती है और ऐसे वो निवेश करती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट जारी किया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है शहरी नियोजन प्राधिकरण, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ठीक, चलिए नीति आयोग को थोड़ा सा देख लें। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका गठन जो होता है वो हो रहा है 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले जो था पूर्ववर्ती जो संस्था थी उसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का गठन जो था वो 15 मार्च 1950 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर हुआ था। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए हमारे जो प्रथम जो इसके अध्यक्ष हो गए तो वो कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? ऑप्शन है वित्त विभाग, दूसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा है आरबीआई, चौथा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 16 जुलाई 1986 को। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो हैं वो हैं RS ढिल्लन। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन हो गए? RS ढिल्लन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। NCC समीक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने सदस्यों की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? आपके ऑप्शन है 10, फिर 15, फिर 7, फिर 11। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 15। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीसी को तो हम जानते हैं कि एनसीसी हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हमको मिल जाता है देखने को। ठीक है, आप ये बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय को ये लगा कि इसकी समीक्षा कर ली जाए। इसके लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें 15 सदस्य हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं वो भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा आनंद महिंद्रा भी जो हैं इस उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा चालू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भैया इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं कि उत्तराखंड जो है वो पहले किसके साथ था? पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ में थे। ठीक है, फिर ये उत्तर प्रदेश का विभाजन करके बनाया जाता है। पहले इसको उत्तरांचल कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अब आपको समझना ये है कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड के बारे में देख ले। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। ठीक है, इसका हाई कोर्ट जो लगता है वो कहाँ लगता है? वो लगता है नैनीताल में। उत्तराखंड में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 71 हैं, 71।
राज्यसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 3 है, लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 5 है। जो इसका विभाजन हुआ था उत्तर प्रदेश से वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और जब विभाजन हुआ था उस समय ये 27वां राज्य बन के सामने आया था। इससे जुड़े हुए कुछ आंदोलन है जिसमें चिपको आंदोलन जो है प्रमुख है, ठीक है। 1973 में चमोली में हुआ था, ठीक है, और 1987 में इसको सम्यक जीविका पुरस्कार, इट मीन्स चिपको आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया गया। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये देख लीजिए उत्तराखंड का पूरा मैप बना हुआ है, ठीक है। चमोली यहाँ पे, ये चमोली है, ठीक है, जहाँ पे चिपको आंदोलन की हमने अभी बात की हुई है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें देहरादून कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि उसकी क्या है, राजधानी हो गई, ठीक है। नैनीताल के बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि नैनीताल जो है यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और उत्तराखंड के बारे में समझ लें कि भारत का पहला हीलिंग सेंटर है जो वो भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है। हीलिंग सेंटर जिसे वन चिकित्सा केंद्र के नाम से जाना जाता है, यह रानीखेत में है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मान लीजिए लोग जो तनाव में होते हैं वह वहाँ पे जाकर वातावरण को महसूस कर सकते हैं, और जो वन के द्वारा उनके अवसाद को कम करने का जो मेथड है यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है वो देववन उत्तराखंड में ही है। भारत का पहला जो है लाइकेन पार्क जो है वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी जो है वो भी उत्तराखंड में ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ओजोन की चर्चा तेज हुई और उससे संबंधित जागरूकता की ज़रूरत समझी गई। इस संबंध में कब आयोजन हुआ? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, फिर 17 सितंबर, फिर 15 सितंबर और फिर 13 सितंबर। आपको आंसर देना है इसका कि आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि 16 सितंबर को इसकी चर्चा तेज हुई, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए ओजोन के ऊपर इसकी चर्चा तेज हुई। तो थोड़ा सा समझते हैं ओजोन है क्या, ठीक है। तो ओजोन जो है उसको निरूपित करते हैं O3 से करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। पूरे वायुमंडल में इसका जो डेंस है वो 0.02% है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमको ज़्यादा डेंस मिलता है इसका, ठीक है। और बेसिकली ओजोन जो गैस होती है भले ही ऑक्सीजन से बिलोंग करती है, आपके दिमाग में बन गया होगा ऑक्सीजन तो जीवन की गैस है। तो क्या ओजोन भी इसी टाइप की है? नहीं भैया, ऑक्सीजन जो है हमको जीवन देती है, बट ओजोन जो है ये विषैली गैस होती है। ये समताप मंडल के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत की खोज का जो खोज है जो उन्होंने किया था, ओजोन परत की खोज जो है 1913 में फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने किया था। ओजोन की मात्रा मापन की इकाई जो होती है वो डॉप्सन है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अब आपको देखना ये है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से जनरेट होता है। तो AC, फ्रिज, ये सब जो इक्विपमेंट जो घर में यूज होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियली यूज हो रहे हैं, ठीक है, इससे बड़ी मात्रा में CFC निकलता है जो कि ओजोन का क्षरण कर रहा है, ओजोन परत का क्षरण कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया और एक नवीन टीवी चैनल बनाया गया, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है संसद टीवी, दूसरा ऑप्शन है लोरा सभा टीवी, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र टीवी, चौथा ऑप्शन है भारत टीवी। तो इसका सही आंसर होगा संसद टीवी। चलिए इसको देख लेते हैं। 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संसद टीवी सामने लाया गया, ठीक है। अब इसके आने के बाद क्या होगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो पृथक पृथक चैनल चल रहे थे वो समूली रूप से अब काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 13 सितंबर, फिर 17 सितंबर, फिर 15 सितंबर और फिर 12 सितंबर। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर। ठीक है। आपको पता होगा एक प्राणी है जिसका नाम पांडा है। पांडा के बारे में आपने सुना होगा। पांडा जो होता है, अगर इसको देखा जाए तो इसका मुख्य खाना जो होता है बैम्बू ही होता है। ठीक है, बांस। ठीक है। अब 17 सितंबर की बात कर ली जाए, इससे जुड़ा हुआ कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, तो वो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ठीक है। हमने आपको बताया हुआ था कि 16 सितंबर को क्या है, ओजोन परत संरक्षण दिवस है। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि करंट अफेयर के साथ साथ जीके जो कि वर्तमान में पेपर्स में आ रहे हैं जिस फॉर्मेट में, वो आपको बताया जाए, ताकि दोनों चीज़ पैरेलली आपकी कंप्लीट होती चली जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।